नमस्कार दोस्तों, 2022-23 सेशन में स्कॉलरशिप किस तरीके से आपको मिलने वाली है उसके बारे में जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें ताकि एक बार में पूरा वीडियो समझ में आए कि 2022-23 सेशन में किस तरीके से स्कॉलरशिप का आवंटन किया जाएगा। तो स्कॉलरशिप के संबंधी जो भी प्रावधान किए गए हैं, तो स्कॉलरशिप की जो भी कठिनाई है उनको सरल प्रक्रिया में बदलने के लिए ऑटो अप्रूवल सिस्टम लागू किया जा रहा है 2022-23 सेशन से, जिसमें कि कैंडिडेट स्टूडेंट को कोई परेशानी ना हो। इसके लिए जो सरलीकरण प्रक्रिया है उसके दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो दिशा निर्देशों को हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से दिशा निर्देश हैं। तो सत्र 2022-23 से शिक्षण संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम व कक्षावार फीस का मदवार विवरण फीस स्ट्रक्चर सत्र शुरू होते ही उसके पोर्टल पर अंकित किया जाएगा। उसके हिसाब से ही कॉलेज अपने फीस को चेक करेगा और समाज कल्याण विभाग को आवेदन फॉरवर्ड कर देगा। आवेदन फॉरवर्ड करने पर समाज कल्याण विभाग उसकी फ़ीस को ज़्यादा चेक नहीं करेगा, क्योंकि कॉलेज स्तर से वो पास होकर आएगा। तो पास होने के बाद सीधे ही ऑटो अप्रूवल की स्थिति रहेगी और ऑटो अप्रूव होकर पेमेंट हो जाएगा। तो 2022-23 सेशन से जो फीस स्ट्रक्चर है जो कॉलेज से निर्धारित किया गया है उसका कार्य जारी है। और फीस का स्ट्रक्चर कॉलेज ने अगर जैसे कर रखा है, किसी कोर्स की फ़ीस 15,000 रुपये, तो उसमें शिक्षण शुल्क क्या है, ट्यूशन फीस क्या है, और उसमें खेल शुल्क, लाइब्रेरी शुल्क, जितने भी शुल्क हैं उनका एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है कॉलेज के लिए। अब कॉलेज और कोर्स उस हिसाब से फीस फिक्स करेगा, तभी जाके वो समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट उसको एक्सेप्ट करेगी। अगर कॉलेज ज़्यादा फीस वसूल रहा है तो उसके लिए छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी ऐसे कॉलेज के लिए। इसलिए कॉलेज को अपनी फ़ीस घटाकर जो विभाग ने निर्धारित फीस की है किसी कोर्स के लिए, तो उसी हिसाब से कॉलेज फीस लेगा। तो ये फीस के लिए शिक्षण संस्थान के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, इसमें हम देखेंगे कि राजकीय संस्थानों के समस्त फ्रेश एंड रिन्यूअल और निजी संस्थानों के केवल रिन्यूअल आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता स्तर पर स्वतः सत्यापन की व्यवस्था के साथ प्रभावी किया जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज से अगर जो फॉर्म पास होके आता है तो उसका ऑटो अप्रूवल हो जाएगा विभाग में जाकर, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज से जो फॉर्म पास होगा उसको बिल्कुल 100% सही माना जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कर्मचारी उसको पास करके भेजेगा तो उसका ऑटो अप्रूवल हो जाएगा। जैसे कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज से बीए एमए कर रहा है तो उसके बीए बीएससी एमए तो उनके फॉर्म ऑटो अप्रूवल के माध्यम से पास हो जाएंगे। इससे जल्दी छात्रवृत्ति आने के चांस रहेंगे। विद्यार्थी के आवेदन में सत्यापन के दौरान शुल्क मद में संशोधन की आवश्यकता होने पर संस्थान स्तर पर इस संशोधन की व्यवस्था प्रभावी की जाती है। अगर किसी ने ज़्यादा फीस भर दी है अपने आवेदन में तो वो कॉलेज स्तर पर ही उसका सुधार किया जाएगा। अगर विभाग के स्तर पर से ऑब्जेक्शन आता है तो फिर से पुनः कॉलेज स्तर से उसका सुधार करके विभाग को दोबारा से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। विद्यार्थी आवेदक की उपस्थिति के सत्यापन हेतु आधार बेस्ड बायोमेट्रिक उपस्थिति का तंत्र छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके आधार पर ही आवेदक के अग्रेषण सत्यापन व स्वीकृति की व्यवस्था प्रभावी की जाती है। यानी कि आधार बेस्ड बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी आपकी कॉलेज में, एक बायोमेट्रिक मशीन उनके कंप्यूटर सिस्टम पर लगेगी, उसमें आपको जाकर अंगूठा लगाना होगा, बायोमेट्रिक करवानी होगी हर महीने में एक बार। बायोमेट्रिक करवाने के बाद ही आपका फॉर्म डिपार्टमेंट के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके बिना आपका फॉर्म डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड नहीं होगा, स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। इसलिए कॉलेज जाना सुनिश्चित करें, और जब भी कॉलेज में बायोमेट्रिक उपस्थिति लगवाई जाए हर महीने में एक बार, तो उस टाइम आप अपना आधार लेकर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराएं। छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होने के बाद ही आपका फॉर्म आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। विद्यार्थी एवं शिक्षण संस्थान से तत्काल आवेदन अग्रेषित कराने हेतु दोनों को प्रत्येक 7 दिवस में चेतावनी संदेश जाएगा। आक्षेप पूर्ति नहीं करने पर 30 दिवस में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी लोगों की समस्या रहती है कि 30 दिन में आवेदन निरस्त हो जाते हैं, इसलिए आपको हर 7 दिन में आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपका फॉर्म पेंडिंग है, ऑब्जेक्शन है, तो आप इसको जल्दी से क्लियर करें। और जल्दी से क्लियर नहीं करेंगे तो 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन में या पेंडिंग रहने पर आपके लेवल पर उस आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट होने के बाद उस आवेदन का कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए सभी कैंडिडेट अपनी एसएसओ प्रोफाइल खोलकर उसको चेक करते रहें कि फॉर्म पेंडिंग है, ऑब्जेक्शन है, अप्रूव है, या कौन सी स्थिति में। अगर किसी का मोबाइल बंद हो जाता है तो उनको मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। पोर्टल पर मार्च 2020 से विद्यार्थी के गत वर्षों के आवेदन का विवरण विद्यार्थी का आवेदन पर सत्यापनकर्ता को प्रदर्शित किए जाने का कारण गैप प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
अब पिछले वर्षों में अगर किसी का गैप रहा है तो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आधार बेस्ड सिस्टम है, तो उससे पूरा सिस्टम पता चल जाता है कि कौन से कोर्स में आपने पढ़ाई की है, कौन से कोर्स में दूसरा कोर्स किया है, कौन से सेशन में, तो पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसलिए गैप सर्टिफिकेट की अब आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है। समान पाठ्यक्रम या कोर्स दौरान करने पर छात्रवृत्ति देय नहीं है, या कोई कोर्स ब्रेक कर लेता है या समान पाठ्यक्रम होता है तो उसके लिए छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। यदि कोई विद्यार्थी पूर्व में एक प्रोफेशनल कोर्स कर चुका है और दूसरे प्रोफेशनल कोर्स हेतु अथवा समान स्तर वाले अन्य पाठ्यक्रम या एक व्यावसायिक लाइन से अन्य व्यावसायिक लाइन के अंतर्गत प्रवेश लेता है, तो ऐसे छात्रवृत्ति हेतु आवेदन नहीं कर सकने की व्यवस्था प्रभावी की जाती है। अब किसी ने जैसे आईटीआई कर ली, आईटीआई करने के बाद अगर बीएड करना चाह रहा है तो उसके लिए छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। हालांकि पिछले सत्र में इनके आवेदन ले लिए गए थे, आवेदन लेने के बाद इनको रोक दिया गया था और रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन इस सत्र से यह लागू कर दिया गया है कि इनके आवेदन ही नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपके नॉट एलिजिबल लिखा रहा है तो आप समझ जाइए कि आपने आईटीआई पहले कर ली है या इस तरीके का कोई एक प्रोफेशनल कोर्स कर लिया है, उसके बाद आप दूसरा प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हैं, तो इसलिए आपको छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं माना गया है, तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। यदि कोई विद्यार्थी पूर्व में एक कोर्स का चयन कर छात्रवृत्ति का आवेदन करता है और उस कोर्स को अपूर्ण छोड़ देता है या कोर्स ब्रेक कर देता है, तो ऐसी स्थिति में अपूर्ण कोर्स में ली गई छात्रवृत्ति राशि वापस जमा करवाने पर ही नवीन कोर्स में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किए जाने की व्यवस्था प्रभावी की जाती है। किसी भी कैंडिडेट ने कोई कोर्स ब्रेक कर दिया है, जैसे बीए 1 या 2 साल करने के बाद उसको छोड़ दिया है, फिर बीएसटीसी करने लग गया है या आईटीआई छोड़ के फिर दूसरे कोर्स में आ गया है, तो इस तरीके से कोर्स ब्रेक करने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होती है। लेकिन जो अपूर्ण कोर्स होता है उसकी छात्रवृत्ति राशि वापस राजकोष में जमा करवाकर दूसरे कोर्स के लिए आवेदन कर सकता है, तो यह भी व्यवस्था लागू कर दी गई है। राज्य से बाहर संचालित शिक्षण संस्थानों से पोर्टल पर सीधे ही पंजीयन प्रस्ताव प्राप्त कर निदेशालय स्तर पर परीक्षण कर पात्रता अनुसार सत्यापन किए जाने का प्रावधान पोर्टल पर किए जाने की व्यवस्था प्रभावी की जाती है। तो जो भी ऐसी शिक्षण संस्थान है जो राज्य से बाहर कार्य कर रहे हैं, तो उनका प्रस्ताव निदेशालय स्तर पर पहुंचकर उनका अनुमोदन किया जाता है। तो हर वर्ष यह सत्यापन कराना जरूरी होता है प्रत्येक संस्था के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से। विद्यार्थी का आवेदन शिक्षण संस्थान में भी भरने का उपलब्ध विकल्प रहेगा। विद्यार्थी द्वारा मोबाइल ऐप से भी आवेदन करने का विकल्प दिए जाने की व्यवस्था प्रभावी की जाती है। तो या तो आप मोबाइल ऐप से भी आवेदन कर सकते हैं या ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं या फिर कॉलेज लेवल से, तीनों जगह से आप स्कॉलरशिप का आवेदन कर सकते हैं। विभाग स्तर पर आवेदन पत्रों के स्वतः अनुमोदित नहीं होकर मानवीय प्रक्रिया से सत्यापन होने की स्थिति में वेरीफायर स्तर पर आवेदनों को जांचने की समय सीमा 10 दिवस और जिला अधिकारी स्तर पर जांचने की सीमा 4 दिवस तक रहने की व्यवस्था प्रभावी की जाती है। अगर आपका आवेदन वेरीफाई स्तर पर 10 दिन तक पेंडिंग रहता है तो 10 दिन बाद वो ऑटो अप्रूवल हो जाएगा, और ऑटो अप्रूवल होने के बाद जिला स्तर पर डीएलओ के लेवल पर 4 दिवस के अंतर अगर पेंडिंग रहता है तो 4 दिवस बाद वो ऑटो अप्रूव होकर पेमेंट सेक्शन होकर आपकी स्कॉलरशिप जारी कर दी जाएगी। तो इस तरीके का स्वतः अनुमोदन का सिस्टम जारी कर दिया गया है। अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति सुनिश्चित करने हेतु पोर्टल पर फ्रीशिप कार्ड का प्रावधान लागू किया गया है। फ्रीशिप कार्ड क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको चैनल पर वीडियो में मिल जाएगी और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं कि एससी कैटेगरी के लिए फ्रीशिप कार्ड क्या है। तो इसका भी स्वतः सत्यापन होकर फ्रीशिप कार्ड जारी होगा और संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा स्वीकार किए जाने पर स्वतः ही छात्रवृत्ति आवेदन के रूप में शिक्षण संस्थान के स्तर पर सत्यापन व अग्रेषण हेतु प्रदर्शित करने की व्यवस्था भी प्रभावी की जाती है। इसमें आपको अलग से स्कॉलरशिप का आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगामी शैक्षणिक सत्र में उपस्थिति के आधार पर छात्र का छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु स्वतः अनुमोदित निर्मित हो जाने के व्यवस्था प्रभावी की जाती है। इस हेतु शिक्षण संस्थानों को उपस्थिति एवं एकेडमिक प्रदर्शन विवरण अंकन किए जाने हेतु पोर्टल पर प्रावधान किया जाता है। तो इसमें कॉलेज लेवल से ही इसमें उपस्थिति और जो भी उनका वर्क है उसके संबंधित सारी डिटेल अपडेट कर दी जाएगी। निर्धनतम परिवार के व्यक्तियों को प्राथमिकता से स्कॉलरशिप दिए जाने हेतु पोर्टल पर पात्र व्यक्तियों का चिन्हीकरण कर आवेदन निस्तारण की प्रक्रिया प्रभावी की जाती है। जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जो निर्धन परिवारों से आते हैं, जैसे कि बीपीएल से या विधवा श्रेणी से या अनाथ श्रेणी से या विकलांग श्रेणी से, ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी निर्धन हैं, तो उनके लिए प्राथमिकता से स्कॉलरशिप दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था पोर्टल पर लागू की गई है। तो इन सभी व्यवस्थाओं से लागू करने के बाद हम समझ सकते हैं कि स्कॉलरशिप प्रक्रिया को काफ़ी फास्ट किया जा रहा है और इसको एक अधिक सरलीकरण किया जा रहा है। तो इस तरीके से 2022-23 सेशन में आपको छात्रवृत्ति मिलने वाली है इन नियमों के आधार पर।
तो आप इन नियमों से पहले ही अवगत हो जाएं ताकि आपको आवेदन करने में कोई समस्या ना रहे और छात्रवृत्ति मिलने में कोई समस्या ना रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।